रीस्टार्ट करते हैं। तो बोन मैरो एस्पेशन साइटोलॉजी से जो हमारे बोन मैरो डिसऑर्डर्स है उसका हम पता कर सकते हैं। अब इसमें जो है हमें काउज रूल आउट नहीं हो पाता है, तो वैसी सूरत में हम सेकेंडरी सिस्टेमिक डिजीज की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी, अफजल अभी आवाज आ रही है ना? अफजल, अफजल, आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर, पहुंच रही है। जी सर। ओके, चलो। तो जब हमें बोन मैरो से कोई उसके काउज नहीं समझ में आते हैं, तो पता नहीं चलते हैं, तो सेकेंडरी सिस्टेमिक डिसऑर्डर की तरफ ध्यान देते हैं। उसमें सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हाइपर एस्प्लेनिज्म तो नहीं है। हाइपर एस्प्लेनिज्म के लिए एक तो पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन से हम देख लेते हैं। सेकंड चीज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अपर एब्डोमेन, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अपर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अपर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन। उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हाइपरस्प्लेनिज्म है तो काउज जो है वो पैनसाइटोपेनिया के वो हाइपरस्प्लेनिज्म होंगे। वहीं सीबीसी में एक चीज और हम देखेंगे, अगर विटामिन B12 या फोलेट डिफिशियंसी है तो उसमें क्या होगा कि एमसीवी हमारा वो हाई मिलेगा, मोर देन 100 मिलेगा, एमसीवी 100 मिलेगा। और ऐसी सूरत में फिर हमारा जो है सीरम विटामिन B12 एंड सीरम फॉलिक एसिड ये दोनों करवाते हैं ताकि कंफर्म डायग्नोसिस पे पहुंच सके। इसके अलावा सेवियर अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए हम फिर CRP करवाते हैं। CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाते हैं। अगर CRP भी नॉर्मल है फिर हम SLE को रूल आउट करते हैं। SLE को रूल आउट करने के लिए DS, DNA एंड ANA, DS, DNA, बता दे रहा हूँ सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में भी बता दे रहा हूँ। इसको खत्म कर लेता हूँ फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन को बता देता हूँ इन्वेस्टिगेशन खत्म करके, ठीक है? तो इन्फेक्शन है तो उसके लिए CRP के बाद जो है अगर हम बात करें तो SLE को डायग्नोस करने के लिए हमें ANA एंड DS DNA, ANA यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एंड डबल स्ट्रैंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का टेस्ट कराना पड़ता है, DS DNA। वहीं हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि अल्कोहलिक तो नहीं है, या फिर जो है वो उसके इससे क्या नाम है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि ब्रूसिलोसिस तो नहीं है। तो हिस्ट्री से हमें एक तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री से पता चल जाएगा तो ब्रूसिलोसिस को हम डायग्नोस कर सकते हैं इससे चेस्ट के ऊपर। वहीं पर्सनल हिस्ट्री से हमें इसके अल्कोहल कंजम्पशन का पता चल जाएगा। वहीं थर्ड चीज हो जाएगी सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस को हमें रूल आउट करना होगा। तो सार्कोइडोसिस हम फर्दर रूल आउट किससे कर सकते हैं? एक तो बोन मैरो से रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगी? ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करने के लिए हमें या तो, और कई तरह के टेस्ट है, एक सबसे पहला मॉन्टेक्स टेस्ट, उसके बाद ADA, मॉन्टेक्स टेस्ट के बाद ADA, इसके बाद फिर PCR फॉर ट्यूबरकुलोसिस, इसके बाद फिर PCR के अलावा FNAC
और बायोप्सी, FNAC और बायोप्सी, ये सारे के सारे टेस्ट हम एडिनोसिन डीएमाइनेज एक्टिविटी, ये एक तरह का एंजाइम है जो अमूमन क्रोनिक इन्फेक्शन में या फिर वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज होता है। तो जब कभी भी ट्यूबरकुलोसिस का शक होता है तो वैसी सूरत में हम बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स का एडीए करवाते हैं। सपोज करो अगर किसी को पिल्जल इफ्यूजन है तो पिल्जल फ्लूइड का करवा लेंगे, किसी को एसाइटिस है तो एसाइटिस फ्लूइड का करवा लेंगे, किसी को मेनिंजाइटिस है तो सीएसएफ का सस्पेक्ट करें तो सीएसएफ का करवा लेंगे। इस तरह से बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड का या फिर सीरम का भी करवाते हैं। अमूमन ज्यादा अच्छा जो होता है जिस ऑर्गन से रिलेटेड है उस ऑर्गन से रिलेटेड बॉडी फ्लूइड का करवाएं तो वो ज्यादा रिलायबल रिजल्ट देता है बनिस्बत के सीरम के। ओके, चलिए ट्यूबरकुलोसिस के बाद बात आती है लिस्मेनियासिस। लिस्मेनियासिस को रूल आउट करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो या तो बोन मैरो या फिर हमारा ये क्या नाम है स्प्लीन पंचर साइटोलॉजी, सबसे अच्छा तो ये है। इसके अलावा RK39 नाम का एक रैपिड टेस्ट होता है, RK39, इसके जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि दूसरा स्प्लीन पंचर साइटोलॉजी, स्प्लीन पंचर एस्पेशन साइटोलॉजी, स्प्लीन पंचर एस्पेशन साइटोलॉजी। इसके अलावा RK39 चलिए अब अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मुझे बताया गया कि सर इसके काउज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा वन बाय वन। तो काउज में जो है पैनसाइटोपेनिया विथ हाइपोसेलुलर बोन मैरो है। पैनसाइटोपेनिया विथ हाइपोसेलुलर बोन मैरो में सबसे पहला काउज जो होता है वो एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया होता है। तो अभी एप्लास्टिक एनीमिया को जब हम लोग डिटेल में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एप्लास्टिक एनीमिया ही है, जब उसको पढ़ेंगे डिटेल में तो एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया भी और कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लास्टिक एनीमिया फॉर्मकोनी भी पढ़ेंगे। थर्ड चीज है, पहला दो काउज तो हो गया कि एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, सेकंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लास्टिक एनीमिया। थर्ड है हमारा ए ल्यूकेमिक एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया जो होता है वो ल्यूकेमिया एज द नेम टोल्ड यू इट इज द ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। ल्यूकेमिया जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक माइलोइड ल्यूकेमिया होता है, दूसरा लिम्फोइड ल्यूकेमिया होता है। तो जो माइलोइड ल्यूकेमिया होता है फिर इसके फर्दर दो टाइप है, एक्यूट एंड क्रोनिक। उसी तरह इसके लिम्फोइड ल्यूकेमिया के भी दो टाइप है, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो इसमें जो काउज करता है वो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया काउज करेगा, ल्यूकेमिक एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया काउज करेगा इसको, ठीक है। उसके बाद माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कैंसर डिजीज है, एक ग्रुप ऑफ कैंसर डिजीज है जिसमें इमेच्योर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो से। इमेच्योर ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो से और वो मैच्योर नहीं हो पाता है, हेल्दी ब्लड सेल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ये जो है
सारे के सारे हमारे जो सेल्स है, तीनों सेल्स, वो कम दिखते हैं। चूंकि मैच्योर नहीं होता है तो अर्ली डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके फिर कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन टाइप्स में अभी हम बहुत ज्यादा न जाके आगे हम लोग माइलॉइड डिस्प्लास्टिक, इतना टाइम रहा आपके एग्जाम नहीं हुए तो माइलॉइड डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आगे बात करेंगे। लेकिन इसका जो बेसिक चीज है कि ये ग्रुप ऑफ कैंसर सेल्स होता है, जिसकी वजह से बोन मैरो जो है वो जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है वो मैच्योर नहीं हो पाता, और मैच्योर नहीं होने की वजह से जो है वो उसका डिस्ट्रक्शन अर्ली हो जाता है। और जो बोन मैरो तो तीनों सेल को प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये तीनों के तीनों सेल कम हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इसमें चूंकि एनीमिया होता है, तो एनीमिया होने की वजह से और पैनसाइटोपेनिया एनीमिया होने की वजह से इसमें क्या होगा कि डिस्निया होगा, या फिर जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने की वजह से ब्लीडिंग होगा, या फिर समटाइम ये ल्यूकोपेनिया होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सारे इन्फेक्शन के चांसेस ल्यूकोपेनिया होने की वजह से बढ़ जाएंगे। तो ये बेसिक चीज होता है इसका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लिम्फोमास का, तो लिम्फोमास जो है बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ ये भी मैलिग्नेंसीज है जिसमें लिम्फोसाइट्स का बड़े बड़े ट्यूमर्स बन जाते हैं। लिम्फोसाइट्स के बड़े बड़े ट्यूमर्स बन जाते हैं, और ये ट्यूमर्स सुपरफिशियल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। और जब कभी भी जब लिम्फोसाइटिक ट्यूमर बनेगा तो वैसी सूरत में क्या होगा कि फिर चूंकि ये मैलिग्नेंट होता है, तो मैलिग्नेंट होने की वजह से क्या होगा कि माइल्ड ग्रेड फीवर, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, एनोरेक्सिया एंड अदर कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो ये भी मैलिग्नेंसीज ही है एक तरह का। और मैलिग्नेंसीज में जो है ये बोन मैरो मैलिग्नेंसीज हो जाएगी, और बोन मैरो मैलिग्नेंसीज होने की वजह से ये क्या होगा कि आपको फर्दर कुछ सिम्टम काउज करेंगे। तो ये इसके अलावा एक है ALL, जो कि एक्यूट ALL, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। जैसा कि पहले मैंने बता दिया कि एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो है ल्यूकेमिया के एक टाइप है जिसमें लिम्फोसाइट्स सेल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया काउज करता है। फिर एक तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, दूसरा क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। तो CLL उसको जानते हैं, इसको ALL। और फिर ल्यूकेमिया है, तो ल्यूकेमिया की वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा, फीवर होगा, क्रॉनिक फीवर होगा, स्प्लीनोमेगाली होगा, मल्टीपल लिम्फेडेनोपैथी होगा। ये सारे के सारे चीज मिलेंगे हमें। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रॉक्सिमल नक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, प्रॉक्सिमल नक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया जो है, इसमें क्या होता है कि रात में पेशाब के जरिए हमें ब्लड हीमोग्लोबिन का लॉस होता है। रात में पेशाब के जरिए हीमोग्लोबिन का लॉस होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है, और ऑटो इम्यून डिजीज है तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में खुद उसके एंटीबॉडी बनने लगते हैं। एंटीबॉडी बनने की वजह से ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, और ये प्रॉक्सिमल नक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया काउज करता है। और अमूमनतः ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काउज कर देता है। अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। वहीं एक तरह का फर्दर जो है वन मोर टाइप ऑफ ये है माइलोपैथीज। माइलोपैथीज माइलोपैथीज भी एक तरह का ट्यूमर है, एक तरह का ट्यूमर है जिसमें प्लाज्मा में
प्लाज्मा सेल्स का ये हो जाता है। और ये एक तरह का इसको इस तरह से कह सकते हैं, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल होता है। और ये इसमें जो है व्हाइट ब्लड सेल का नॉन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगता है, व्हाइट ब्लड सेल का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगता है। और इस वजह से इसको बोन पेन यानी ऑस्टाल्जिया, ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, एनीमिया, एमाइलोइडोसिस, ये सारे के सारे कॉज सिम्टम दिखने लगते हैं। तो इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि प्लाज्मा सेल माइलोमा, प्लाज्मा सेल माइलोमा, या फिर माइलोमा इज ए कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, माइलोमा इज ए कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल ड्यू टू development of white blood cell antibody, white blood cell antibody, and it progressed in the with the presentation of ostalgia, frequent infection, anemia, bleeding. Okay. माइलोमा या फिर माइलोपैथीस, माइलोपथेसिस, या फिर आप इसको माइलोफाइब्रोसिस कहिए, ये सब एक तरह का व्हाइट सेल का कैंसर है, व्हाइट ब्लड। ओके, माइलोमा ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा सेल माइलोमा और कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, माइलोमा ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा सेल माइलोमा और सिंपल माइलोमा और कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। ओके, which is caused by the white blood cell antibody, which is caused by the white blood cell antibodies production and present with the ostalgia, bleeding, recurrent infection, and anemia, and present with the ostalgia, bleeding, recurrent infection, and anemia. Okay. अब सेकेंडरी सिस्टेमिक डिसऑर्डर की जहां तक बात है, तो इसमें जितनी सारी चीजें आ रही, चाहे वो हाइपरस्प्लेनिज्म हो, विटामिन B12 फॉलेट डिफिशियंसी को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, मैक्रो मेगालोब्लास्टिक क्या हेयरी सेल ल्यूकेमिया, ये भी ल्यूकेमिया, जब कभी भी ल्यूकेमिया वर्ड आ जाएगा, इट इज द ब्लड सेल कार्सिनोमा। तो इसमें क्या होगा ल्यूकेमिया में कि हमारा वाइट ब्लड सेल्स जो है वो यानी WBC, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल हेयरी होने लगेगा। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा सेल्स होता है व्हाइट ब्लड सेल्स वो राउंड शेप में होता है, उसमें अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं ना, अलग अलग टाइप के। न्यूट्रोफिल है तो पॉलीमॉर्फिज्म होगा, अगर लिम्फोसाइट है तो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा, अगर इस्नोफिल है तो बाइनोकुलर होगा। तो इसमें क्या होगा, सेल जो है वो हेयरी हो जाएगा। तो अब आगे बात कर रहे थे हाइपरस्प्लेनिज्म में, तो हाइपरस्प्लेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ एनीमिया में होता है, इसके अलावा लिस्मेनियासिस में होता है, लगभग सारे टाइप के मैलिग्नेंसीज में होते हैं,
इसके अलावा आपको मलेरिया में होता है, ये क्या नाम है, पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर में होता है, एस्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर में होता है। तो हाइपर एस्प्लेनिज्म के खुद में एक बहुत लंबे चौड़े काउज है उसको। इसके अलावा अगर B12 और फॉलेट डिफिशियंसी, तो इसको मैंने ऑलरेडी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पढ़ा रखा है। थर्ड चीज आ जाती है सेवियर इन्फेक्शन। तो चूंकि इन्फेक्टियस डिजीज इतनी सारी है, तो सेवियर इन्फेक्शन को 1 by 1 इन्फेक्टियस डिजीज पढ़ना होगा। उसके SLE, SLE is the systemic lupus erythematosus. It is the disease which is caused by autoimmune system, which is caused by autoimmune system। बॉडी में इसके खिलाफ खुद ही एंटीबॉडीज बनने लगती है, जिसकी वजह से सेवियर अर्थराइटिस, स्किन मैनिफेस्टेशन, इंडोकार्डाइटिस एंड निमोनिया डेवलप हो जाते हैं। फिर अल्कोहल है, उसके बाद ब्रूसेलोसिस, ये एक ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज में आता है। फिर आपको साइकोएडिसिस, ट्यूबरकुलोसिस, लिस्मेनियासिस। तो ये सारे के सारे, जैसे लिस्मेनियासिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, साइकोएडिसिस है, ये सब हम 1 by 1 डिजीज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे आप लोग का एग्जाम ये के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं तो 4th ईयर में, ऐसे मुझे 4th ईयर में तो दिया जाएगा RSCVS, तो लेकिन मैं कभी RSCVS पढ़ाया नहीं। स्टूडेंट का जो डिजीज का डिमांड होता है वो डिजीज पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, सॉरी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली होता क्या है कि आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो बेसिकली होता है, ये क्या होता है, ये आपका एक तरह का इंजाइम है, एक तरह का इंजाइम है जो किसी भी इंफेक्शन के नतीजे में, बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और ये क्या होता है कि पेंटामेरिक प्रोटीन होता है। ये पेंटामेरिक प्रोटीन होता है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। और जब कभी भी कोई इन्फेक्शन के नतीजे में या इन्फ्लामेशन के, जैसे ही इन्फ्लामेटरी एंजाइम रिलीज होता है, इन्फ्लामेटरी एंजाइम इंटरल्यूकिन 6 और साइटोकाइंस की वजह से जब रिलीज होता है, तो वैसे कंडीशन में ये इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है ड्यू टू मैक्रोफेज स्टेज से, फैगोसाइटिक एक्शन होने की वजह से इसका ये बढ़ जाता है। ये बेसिकली जो है एक तरह का एंजाइम है जो ब्लड सेल में मौजूद होता है और इंक्रीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंफ्लामेटरी एंजाइम, स्पेशली इंटरल्यूकिन 6 एंड साइटोकाइंस, स्पेशली इंटरल्यूकिन 6 एंड साइटोकाइंस के प्रेजेंस में ये बढ़ता है और यानी सिंथेसाइज होता है लीवर के जरिए। और फैक्टर जो इसके होते हैं वो मैक्रोफेजेस के जो फैगोसाइटिक एक्शन होता है, तो इसकी वजह से इसका क्या नाम है, सिंथेसिस होने लगता है, जो कि सी पेप्टाइड एक ये है, सी पेप्टाइड के जरिए इसका सिंथेसिस होता है। और लीवर में सिंथेसिस होता है, पीआरपी के जरिए इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बेसिकली अगर मोटी चीजों समझना है इसका, तो 3 बातें ध्यान में रखने का। सीआरपी का, इट इज ए इंजाइम। दूसरा, ये इंजाइम कब मिलता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस जो हमारे बॉडी में फैगोसाइटिक एक्शन चलता रहता है, उसकी वजह से सिंथेसाइज ज्यादा कब होगा, जब कभी भी कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के नतीजे में रैपिड फैगोसाइटिक एक्शन होगा, जिसकी वजह से लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन
6 एंड साइटोकाइंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन 6 और साइटोकाइंस बढ़ जाता है, तो फिर ये इसके सिंथेसिस को हेल्प करता है। और सिंथेसिस जो है लीवर के जरिए होता है, जो कि इसका सिंथेसिस जो है वो लीवर के जरिए होता है। सी पेप्टाइड की शक्ल में, प्रीकर्सर की शक्ल में ये मौजूद रहता है। ये बेसिकली 3 चीजें हैं जो जानना सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए जरूरी है। ओके, IK39 एक तरह का रैपिड टेस्ट है, जिसमें पोटासियम का एक पोटासियम और लिस्मेनियसिस से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं, उसका एक एंटीजन तैयार किया जाता है और उसको कोट किया जाता है उस रैपिड टेस्ट पे, रैपिड किट पे। और कोट करने की वजह से जैसे ही हम ब्लड उस पर डालते हैं या प्लाज्मा उसमें उस पर डालते हैं, तो उसमें 2 जैसे प्रेगनेंसी किट आप लोगों ने देखा होगा या अदर कोई रैपिड किट देखा होगा, मलेरिया का, HIV का अदर कोई किट देखा होगा, तो एक कंट्रोल होता है और दूसरा टेस्ट होता है। 2 कंट्रोल वाला जैसे ही आप नॉर्मल लेवल पे आपका वो रहेगा, पोटासियम स्टेनिंग ये रहेगा, तो सिर्फ कंट्रोल वाला लाइनिंग परमानेंट होगा, अपीयर होगा। और अगर लिस्मेनियसिस का कंडीशन है यानी काला आजार है, तो वैसी सूरत में टेस्ट वाला लाइन भी अपीयर हो जाएगा और वो दिखाएगा कि पॉजिटिव है ये। ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया है। अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों ने? यस सर, कर ले। ठीक है, यही खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह प्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे। ओके, वालेकुम सलाम।